नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका ऐसे इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वो यूपी बोर्ड 10th क्लास से है और पोइट्री से है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पोइट्री को बहुत कम समय में और सरल तरीके से किस तरीके से हल किया जाता है। 10वीं क्लास में जो पोइट्री होती है उसमें से एक पैसेज आता है और पैसेज के व्याप पर बच्चों से 3 या 4 क्वेश्चन किए जाते हैं, जिनमें से हमें केवल 2 क्वेश्चंस का जवाब देना होता है और वो 2 क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। तो बच्चों, अगर आपको दोनों क्वेश्चनों के जवाब देने हैं सही और अपने 4 नंबर लाने हैं तो उसके लिए आज इस वीडियो को पूरा देखें और इसके बाद आप किसी भी तरह के किसी भी पैसेज को आराम से कर लोगे। इसके लिए मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा। और फ़िलहाल मैं आपको एक पैसेज लिख रहा हूँ। तो दोस्तों, पोइट्री में से इस तरह से एक पैसेज आएगा आपका और इस पैसेज में आपसे कुछ प्रश्न किए जाएंगे। मैं यहाँ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थोड़ा 2 से ज़्यादा लिखूँगा, 4 या 5 क्वेश्चन लिखूँगा, जिससे पूरी तरह से पैसेज आपका क्लियर हो जाए। लेकिन एग्ज़ाम में आपको केवल 2 ही प्रश्नों के जवाब देने होंगे। तो दोस्तों, अब मैं लिख रहा हूँ प्रश्न और फिर उनके बताऊँगा कि किस तरीके से आपको आंसर देने हैं। तो बच्चों, ये आपकी पोइम है और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, राइट द टाइटल ऑफ द पोइम फ्रॉम विच द एवर पैसेज हैज़ बीन टेकन। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोइम। तो बच्चों, इस तरह के प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे पहले हमें जो काम करना है वो ये करना है कि हमारे सिलेबस की जो भी पोइम है उनके हमें कवियों के नाम याद करने हैं। और इस वक्त आपकी केवल 3 ही पोइम हैं। फर्स्ट है द फाउंटेन, जिसके रचयिता हैं, जिसके पोइट हैं जेम्स रसेल लॉवेल। सेकंड है द सॉन्ग ऑफ लाइफ, जिसके आपके जो रचयिता हैं या पोइट हैं वो H.W. लॉन्गफेलो हैं। और जो तीसरी है बच्चों इस समय आपके सिलेबस में वो है द विलेज सॉन्ग, जिसके की पोइटेस सरोजिनी नायडू हैं। तो बच्चों, इस तरह के अगर प्रश्न का हमें जवाब देना है तो बड़ा आसान तरीका होता है। हमें आंसर लिख के इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हम लिखेंगे और इसमें हम केवल पोइम लिखेंगे। टाइटल पूछा है, टाइटल पूछता है या पोइम पूछता है, बात एक ही है। तो हमें पोइम लिखना है, टाइटल ऑफ द पोइम या पोइम। तो हम इसका जवाब ऐसे दे सकते हैं बच्चों, टाइटल ऑफ द पोइम, ऑफ द पोइम। और ये है द फाउंटेन, द फाउंटेन। बच्चों, इसी तरह से दूसरा जो सवाल है हमारा वो है कि हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो ऐसे सवालों के लिए जब कोई क्वेश्चन हु से किया जाए या व्हाट से किया जाए या फिर पोएम या टाइटल हैं तो ये सिंगल वर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल वर्ड या डबल, इनमें 1 या 2 शब्द से ज़्यादा नहीं होते हैं। मोस्टली ये सिंगल वर्ड ही होते हैं। तो हमें केवल एक का जवाब देना होता है और हमें यहाँ सेंटेंस बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। 10th लेवल पर बड़ा आसान होता है। तो बच्चों, हमें क्या करना है, केवल हमें ये लिखना है पोइट, यानी इसी का हमें जवाब देना है। तो यहाँ पे पोइट लिख देंगे और पोइट के बाद इसका लिख देंगे J.R. लॉवेल। तो बड़ी आसानी से बच्चों हमने इसका जवाब दे दिया। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो आता है फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स। तो बच्चों, राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं उसके लिए हमें कविता के अंतिम जो कविता की हमारी जो 4 लाइन दी हुई हैं, प्रत्येक कविता की प्रत्येक लाइन को हम अंत में इनके जो अंतिम शब्द हैं
हम उनको देखते हैं। राइमिंग वर्ड्स के लिए कभी भी हम शुरू या बीच में नहीं देखते हैं। राइमिंग वर्ड्स यानी एक जैसी ध्वनि वाले शब्द, तो ऐसे शब्द जिनकी तुक या ध्वनि एक जैसी हो बोलने में, उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो बच्चों इसके लिए हमें कोई सेंटेंस इसके लिए भी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें केवल राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं और जो शब्द एक जैसी तुक वाले हैं उनको लिखना है। गलत या सही का कोई मतलब नहीं होता है, उनकी ध्वनि एक जैसी होनी चाहिए। तो बच्चों देखिए राइमिंग वर्ड्स, तो बच्चों मून लाइट में जो लाइट है वो फ्लावर लाइक के लाइक से कर रहा है, इसलिए ये अब क्योंकि कंपाउंड वर्ड के रूप में दिया है इसलिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं मून लाइट, फ्लावर लाइक। और इसी तरह से जो स्नो है वो हमारा बिलो से राइम कर रहा है, यानी उसी की जैसी ध्वनि वाला है। तो ध्वनि का आधार हम अक्षरों को नहीं देखते हैं, ध्वनि का आधार हमेशा मात्रा को देखते हैं। यानी यहाँ पर स्नो और यहाँ पर बिलो, तो यहाँ पर ओ की मात्रा लास्ट में आ रही है और यहाँ पर भी ओ की मात्रा लास्ट में आ रही है। इसी तरह से बच्चों जैसे मून लाइट, तो इसी तरीके से यहाँ पे जो उच्चारण था फ्लावर लाइक। ठीक है बच्चों, तीसरे प्रश्न का हम जवाब देखते हैं। What टाइप ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड वेविंग सजेस्ट। तो यहाँ पर भी मैंने अभी बताया बच्चों कि वॉट या हु जब ऐसे चीज़ें आती हैं तो इनके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, केवल हमें ये जवाब देना है। तो हमारा जो जवाब है ये पूछ रहा है इसमें, इस ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए बच्चों हमें क्या है, पहले कविता को पढ़ते हैं। दो तो हमने दे दिए क्योंकि ये रटने के आधार पर थे और मिलान के आधार पर थे, लेकिन जो तीसरा है वो उसके अर्थ के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले मैं इस कविता का हिंदी अर्थ आपको बताता हूँ कि इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी में, वाइटर देन स्नो, बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद, वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, व्हेन द विंड्स बिलो, और जब हवा चलती है तब एक फूल की तरह लहराता है। तो यहाँ पर कवि ने फुब्बारे के बारे में जो उसकी क्वालिटी है, जो उसका नेचर है वो बताया बच्चों कि फूल कैसा होता है, चंद्रमा की रोशनी में कैसा होता है, बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद, और जब हवा चलती है तब कैसा होता है, फूल की तरह लहराता है। तो अब बच्चों हम आ जाते हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि वेविंग जो शब्द है यानी लहराना, वो किस चीज़ की यहाँ पर मूवमेंट या गति को दिखा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर जो गति बताई गई है वो किसकी है, फ्लावर यानी फूल की तरह। तो अब हम यहाँ वॉट की जगह लिख देंगे बच्चों कि द मूवमेंट ऑफ फ्लावर, या फिर हम कह देंगे इसका जवाब देने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, द वर्ड वेविंग सजेस्ट्स। हम इसका आंसर ऐसे देंगे, आंसर नंबर 3, द वर्ड वेविंग suggests the movement like a flower, like a flower। तो बच्चों ये हो गया हमारा तीसरे प्रश्न का जवाब। लेकिन हम इसका जवाब दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं जब हम पे सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको यही करना है कि वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, और केवल इसी को हमें इतना, अगर एक लाइन को भी हम इसमें पेपर में ज्यों की त्यों लिखाते हैं तो भी बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा और हम हमारे मार्क्स बन जाएंगे। इसलिए हमें प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, किसी भी कीमत पर हमें प्रश्न छोड़ना नहीं है, हमें उसका आंसर देना है और हमें ये कोशिश करनी है कि ये जो शब्द है ये हमारी कविता की कौन सी लाइन से टैली हो रहा है। अगर हम इतना सा कर लेते हैं तो ये तो अच्छा है, एक्सीलेंट वे है अगर हम इस तरीके से आंसर देते हैं। लेकिन अगर नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं जान रहे हैं, कुछ भी नहीं जान रहे हैं, केवल थोड़ा सा लिखना भी आ रहा है, तो बच्चों हमें ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और हमें इसकी इस लाइन को उतार लेना है, यानी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। हमें केवल 2 ही प्रश्नों के जवाब देने होते हैं, इसलिए हमारे 2 जवाब तो यही हो गए थे बच्चों। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि राइमिंग वर्ड ही पूछ लेता है अकेला, या कभी कभी केवल टाइटल या उसका पोएट पूछ लेता है। तो इनमें से एक क्वेश्चन हमारा पक्का है, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आना है
और जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो कुछ इसी टाइप का आता है जैसे कि हमने तीसरा क्वेश्चन पढ़ा था कि व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड वेविंग सजेस्ट, यानी ये हमें कविता की लाइन से ही फाइंड आउट करना होता है, तो हमें ये कभी भी छोड़ना नहीं है। अब बच्चों चौथा क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट हैपेंस व्हेन द विंड्स ब्लो, यानी जब हवा चलती है तब क्या होता है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसका भी प्रारूप वैसा ही है जो मैंने अभी बताया, यानी कविता के आधार पर। तो अभी मैंने बताया था कि जब हवाएं चलती हैं तब ये फूल की तरह लहराता है। अगर हम पर कोई सेंटेंस नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम ये दोनों जो हमारी लाइन्स हैं हम इनको आंसर में लिख के आंसर नंबर 4 और इन्हें ज्यों की त्यों नोट डाउन कर सकते हैं। अन्यथा अगर हम थोड़ा सा भी ट्रांसलेशन समझते हैं और इसका मीनिंग अगर थोड़ा सा भी जान गए हैं तो उसे अपनी भाषा में हम दे सकते हैं और इस तरीके से लिखते हैं। पहले तो ये इसको नोट डाउन कर लेंगे कि व्हेन द विंड्स ब्लो, आंसर है 4th का। व्हेन द विंड्स ब्लो द फाउंटेन waves like a flower। तो बच्चों ये इसका एक्सीलेंट आंसर है। और अगर हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, देखिए यहाँ ये जो बात चल रही थी वो फाउंटेन के बारे में, इसलिए अगर कहेंगे कि सर इस पैसेज में तो फाउंटेन नहीं दिया है, अरे पोइम तो आपने पढ़ी है, पोइम का टाइटल क्या है, द फाउंटेन। तो कवि ने टोटल इस जो कविता में एड्रेस किया है, कवि ने जो एड्रेस किया है वो पूरा फाउंटेन को ही किया है और उसकी हर पैसेज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वालिटी अवश्य बताई है। तो बच्चों ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमें ज़्यादा नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है। क्वेश्चन छूट गया तो हमारे 2 नंबर गए। तो ये इस तरीके से 2 प्रश्नों के जवाब देने होंगे या 4 हैं, लेकिन परीक्षा में आपको केवल 2 ही प्रश्नों के जवाब देने होंगे, 2 से तीसरे को आपको टच भी नहीं करना है। और अगर संयोग से ये 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, टाइटल आ जाता है या राइमिंग वर्ड्स आ जाते हैं, तो आपके तो फिर सोने पर सुहागा है कि आप जानते हैं बिल्कुल देखना भी नहीं, पढ़ना भी नहीं है, कविता केवल लास्ट में देखनी है और उसके कवि का नाम हमें पहले से रटा हुआ है, सीधा लिखाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा आ जाता है कि उसमें कविता में कुछ देखना है तो हम सबसे पहले ये प्रयास करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन में जो शब्द यूज हुए हैं, जो मुख्य शब्द हैं, वो कहीं उस कविता की किसी लाइन से मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं और हम कोई सेंटेंस बनाने में असफल हैं तो हमें वो कविता की वो लाइन वही ज्यों की त्यों नोट डाउन कर देनी है और हमारा आंसर बन जाएगा और हमें मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों इस तरह से ये हमारे 4 नंबर पक्के हो गए। और 3 नंबर के लिए कुछ नहीं करना है, 8 लाइन की एक कविता आपको लर्न करनी है। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड क्रैशिंग फ्रॉम माउंटेन लाइट, इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। और ये कविता याद करके आपके 3 नंबर ये हो गए। आपको बोर्ड में केवल 4 लाइन ही लिखनी होती हैं। 8 लाइन मैंने इसलिए बताई हैं कि अगर बाय द वे कोइंसिडेंटली आपकी 4 लाइन आ भी जाती हैं तो 4 आपके पास हैं, आपके पास हमेशा पॉजिटिव है 4, और उनको आप जो बचे हैं, जो पेपर में नहीं दिए हैं, उनको आप लिख के अपने मार्क्स बना सकते हो। तो बच्चों आपके सिलेबस में केवल 7 नंबर की ही पोइट्री है और 7 नंबर ये आप आराम से ला सकते हैं। आप मैंने केवल बताया है तरीका, मैंने किसी पोइम को या उसको टारगेट नहीं किया है कि मैंने फर्स्ट पोइम कराई है, सेकंड पोइम। तरीका यही होता है बच्चों, आपके सिलेबस में इस समय आपके पास 3 पोइम हैं और 3 में से आप कोई भी पोइम करेंगे आपका यही तरीका होगा और 7 नंबर आपके जो 7 मार्क्स हैं वो आपके कहीं नहीं गए हैं। तो आज के बाद 7 मार्क्स पक्के कुछ ही समय में, मात्र 10-12 मिनट में, बस केवल 10 या 12 मिनट में आपके पूरे सारे मार्क्स पक्के हैं। तो बच्चों ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना।